हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्प डेस्क। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग HTML फॉर्म टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में कि हमारा HTML फॉर्म टैग क्या होता है एंड उसके एट्रीब्यूट्स, हम अपने HTML फॉर्म को हम कैसे यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं। सो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमारा एन HTML फॉर्म यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। The user input is most often sent to a server for processing। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने इनपुट, जो हमारा एक इनपुट होता है वो एक HTML फॉर्म में लेते हैं। ओके, उसके बाद हम अपने फॉर्म के जो इनपुट्स होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम उसको सर्वर पे सेंड करते हैं। अपने जो भी हमारे यूज़र के डिटेल होते हैं वो सारा हम सर्वर पे सेंड करते हैं। उसके बाद हमें वहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है। सो इस तरह से हम अपना फॉर्म को यूज करते हैं। फ्रेंड्स, हमें फॉर्म को यूज करने के लिए किन एलिमेंट की, किन टैग्स वगैरह की नीड होती है वो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारा कोड में यहाँ पे मेंशन है। हमने एक फॉर्म टैग लिया, उसके अंदर हमारा यहाँ पे इनपुट टैग यूज हो रहा है, जिसमें हम अपने डेटा यूजर से इनपुट लेते हैं एज ए टेक्स्ट और ईमेल। सो और यहाँ पे हमारा एक बटन होता है सबमिट का, जिससे हम सबमिट करके सर्वर पे एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम फॉर्म टैग के साथ साथ थोड़ी बहुत डिजाइनिंग भी करेंगे साथ ही साथ, और स्टाइलिंग वगैरह थोड़ी CSS भी पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना हम कोड एडिटर पे चलते हैं। यहाँ पे मैं अपना फॉर्म टैग बना लेता हूँ, सॉरी फॉर्म फाइल बना लेता हूँ, form.html। उसके बाद हम अपना यहाँ HTML बॉयलरप्लेट ले लेते हैं। इसका टाइटल मैं फॉर्म ट्यूटोरियल कर देता हूँ, फॉर्म ट्यूटोरियल कर देता हूँ। उसके बाद मैं सेव करता हूँ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपना फॉर्म टैग लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे हमने अपना फॉर्म टैग ले लिया। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट एक्शन एट्रीब्यूट आ गया। एक्शन का फ्रेंड्स क्या यूज होता है, जो भी हम कोई सपोज हमें फॉर्म सेंड करने के बाद, रिक्वेस्ट भेजने के बाद कुछ हमें सक्सेस इन्फॉर्मेशन या मैसेज वगैरह दिखाना हो, तो हम उसको यहाँ पे एज ए URL पास करते हैं। या आपके बैकएंड पे भेजना हो, अगर आप डायनेमिक यूज कर रहे हो तो .php फाइल होती है, या फिर आप .net यूज कर रहे हो तो यहाँ पे .net की फ़ाइल यूज करते हैं। उसका हम URL यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कोई URL यूज करूँ, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना के रखा था thanks.html। तो अगर आप जब भी कोई फॉर्म पे हम सेंड करते हैं तो ये एज ए डायनामिक काम करता है फॉर द रिस्पॉन्स। मीन्स आपको कोई सक्सेस मैसेज वगैरह कुछ दिखानी है तो उस केस के लिए हम यहाँ पे कोई पेज शो करवाना है तो यहाँ पे हम एज ए यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम अपने पेज की URL रखते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने इनपुट टैग के पास। इनपुट टैग हमारा हो गया। हमारा यहाँ पे टाइप ईमेल ले लेता हूँ मैं इनपुट टैग, और यहाँ पे मैं उसके बाद टाइटल ले लेता हूँ। H2 के अंदर लॉगिन नाम से टाइटल ले लेता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर ले लेता हूँ। इसमें मैं यूजर ID प्लेस होल्डर ले लेता हूँ। उसके बाद हम नेम एट्रीब्यूट लेंगे। नेम एट्रीब्यूट हमारा फॉर्म के इनपुट टैग का जो टाइप होता है, किस नाम से आ रहा है बेसिकली, वो नेम हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ हमारा यूजर ID हो गया, यूजर ID। तो हमारे सर्वर को पता चल जाएगा कि हमारे यूजर ID के नाम से ये फील्ड आया है, डेटा आया है। अब यहाँ पे मैं दूसरा इनपुट ले लेता हूँ पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे मैं टाइप क्या यूज करूँगा, पासवर्ड। ओके, फिर वैसे ही हम एक नेम एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जिसका नाम रख देंगे पासवर्ड, ताकि हमें पता चल जाए, सर्वर को पता लगे कि इसका कौन सा नेम है इस फाइल का, डेटा का। उसके बाद हम यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज करेंगे। अब इसमें हम अपना प्लेस होल्डर की वैल्यू पासवर्ड डाल दूँगा।
यहाँ पे मैं इसको ये ले लेता हूँ। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं सबमिट करने के लिए। ओके, इसकी एट्रीब्यूट टाइप एट्रीब्यूट हम सबमिट रखेंगे बिकॉज हमें सर्वर पे सेंड करना है, तो यहाँ पे हमें टाइप सबमिट ही रखनी होगी। इसको मैं लॉगिन नाम दे देता हूँ। ये हमेशा ध्यान रखें, आपका जो ये सारा जो टैग होता है या फिर बटन होता है, ये हमेशा फॉर्म टैग के अंदर ही रहना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये नहीं वर्क करेगा। ओके, टाइटल अगर आप बाहर भी रख सकते हो, इससे कोई इशू नहीं है। इसको मैं ब्राउज़र पर रन करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा फाइल बन गया, फॉर्म टैग बन गया। जैसे ही यहाँ पे मैं देखो आप लोगों ने कि जैसे मैं यहाँ पे अगर सबमिट कर रहा हूँ लॉगिन पे, तो ये मेरा एक्शन थैंक्स फॉर सबमिटिंग नाम से मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये मेरा एक पेज मैंने लिया था thanks.html। उसके बाद क्वेरी पैरामीटर आ रहा है यूज़र आईडी और पासवर्ड, तो वो ब्लैंक आ गया मेरा। तो मैं यहाँ पर फिर मैं बैक करता हूँ, तो यहाँ मेरा पेज आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एट्रीब्यूट पे चलते हैं, फॉर्म एट्रीब्यूट पे। तो हमारा एक नेम एट्रीब्यूट होता है, जिस तरह हम इसका नेम डिफ़ाइन करते हैं वैसे फॉर्म का नेम डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पे कि हमारा किस टाइप का फॉर्म है। तो मैंने यहाँ पे इसको बताता हूँ कि मेरा लॉगिन टाइप का फॉर्म है, लॉगिन है, तो इसको मैं लॉगिन एज नेम दे दूँगा। सो नेम एट्रीब्यूट का ये यूज होता है, बस हमें सर्वर को बताता है कि ये किस टाइप का फॉर्म है। सो यहाँ पे आप अपने पेज का नाम डिफ़ाइन कर सकते हो, फॉर्म का, सॉरी। उसके बाद हम आते हैं ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट होता है हमारा, ऑटो कंप्लीट। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको ऑटो कंप्लीट एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अभी मैं इसको हटा देता हूँ और सेव करके रन करता हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी, मैंने पहले यहाँ पे user@gmail.com लिया हुआ था, उसके बाद पासवर्ड डाला था, ठीक है। सो ये क्या हुआ मेरा, जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे जो मैंने लास्ट वैल्यू डाली हुई थी अपने यूज़र आईडी में, वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मैं पिक कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट यूज करता हूँ और इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ये एज ए ट्रू बुलियन वर्क करता है, जिसको हम बुलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स, यानी इसको यहाँ पे हम एज ए ऑन और ऑफ का वैल्यू के साथ यूज करता है। तो यहाँ मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अब इसको यहाँ मैं रिलोड करके अगर मैं जैसे ही कुछ प्रेस करता हूँ, की अप करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरा यूज़र का जो वैल्यू आ रहा था पुराना मैंने फिल किया था, वो नहीं आ रहा। अब ये क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दिया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, सेव करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं की प्रेस करता हूँ, ये देखिए मेरा यहाँ पे आ गया। सो ये ऑटो कंप्लीट का ये यूज होता है। अब उसके बाद हमारा आता है नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। नो वैलिडेट का एट्रीब्यूट का क्या यूज है फ्रेंड्स, ये बेसिकली सर्वर को जब हम कोई फॉर्म भेजते हैं, सपोज हमारे पास कोई मल्टीपल, एक पेज पे मल्टीपल फॉर्म है, ओके, और उनमें से मुझे किसी को मतलब यूज नहीं करना, या फिर मुझे सर्वर अगर कोई सेंड कर रहा है तो उस पर मैं ये बताना मुझे ये वैलिडेटेड नहीं है हमारा डिटेल, तो उससे सर्वर को पता चलता है ये वैलिड नहीं है हमारा, इसकी वैलिड लैप्स कर चुकी है। या फिर आप इस तरह से मैं समझाता हूँ, मान लो आपके पास हम इस फॉर्म का वैलिड डेट 1 से 10 या 1 मंथ का था, तो उसके बाद आप यहाँ पे नो वैलिडेट लगा देते हो, तो ये उसके बाद ये सर्वर को पता चल जाएगा ये वैलिडेट नहीं है डेटा। सो ये फिर इस तरह से वर्क करता है। जस्ट ये यहाँ पे इस तरह से नहीं हम सबमिट करके दिखा सकते आपको। अब आते हैं हम अगले एट्रीब्यूट के पास, जिसका नाम है मेथड। मेथड क्या होता है फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ। मैं अभी ये हटाता हूँ एक बार, उसके बाद सेव करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स अभी मैं अगर कुछ वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं पासवर्ड डाल देता हूँ कुछ भी। अब मैं जैसे ही लॉगिन करूँगा तो ये देखिए मेरा एक तो एक्शन वाला पेज आ गया, सक्सेस मैसेज का पेज आ गया। अब यहाँ पे आप यूआरएल देखोगे जिसको हमें क्वेरी पैरामीटर बोलते हैं। यहाँ पे मेरा यूज़र आईडी आ गया जो वैल्यू मैंने डाला था, ओके। उसके बाद मेरा एंड के बाद हो गया पासवर्ड, यानी जो मैंने पासवर्ड लिया था वो पासवर्ड डाला था मेरा यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया मेरा गेट मेथड होता है, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा मेथड होता है वो गेट रिक्वेस्ट होता है,
तो यहाँ पे जैसे मैं एक पोस्ट वैल्यू यूज करता हूँ, पोस्ट मेथड बेसिकली, रिलोड करके बैक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये हमारा प्रीफिल है, उसके बाद मैं पासवर्ड कुछ भी डालूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही लॉगिन करूँगा तो ये हमारा मेथड पोस्ट, मैं बैक करता हूँ, तो मैं लेता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं एक्शन हटा देता हूँ। कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या इशू है। फॉर्म्स हो गया हमारा यहाँ पे थर्ड पोस्ट, अगर मैं नेम हटा दूँ, डिलीट करके देखता हूँ फिर। यहाँ पे मैं यूजर, यहाँ पे यार मैं कुछ भी वैल्यू ले लेता हूँ, यूजर ईमेल पासवर्ड। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह क्यों आ रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे हमने @ यूज नहीं किया था। मैंने आपको बताया था कि हमने जब टाइप ईमेल आप यूज करते हो एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे ये जब आप बगैर @ का यूज किए बिना आप वैल्यू डालोगे तो ये अलर्ट दे देता है। सो ये गुड बेस्ट प्रैक्टिस होती है अगर आप किसी भी इनपुट का टाइप ईमेल रख रहे हो। तो यहाँ पे मैं @ यूज कर लेता हूँ .com। सो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा URL क्वेरी पैरामीटर में मेरा स्ट्रिंग का वैल्यू वो नहीं आया, जो मैंने यूज़र की डिटेल डाली थी इनपुट में अपने, वो यहाँ पे मेरा URL में अब नहीं आ रहा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अब हमने यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज किया हुआ है। सो बेसिकली मेथड का ये यूज होता है। ओके, अब मैं इसको हटा देता हूँ। एक एट्रीब्यूट हमारा पहले होता था जिसमें हम वो हमारे ओल्ड HTML वर्जन में यूज होता था, जिसका नाम है UTF कैरेक्टर सेट, UTF जिसको हम बोलते थे, जिसमें ISO उसके बाद कैरेक्टर नंबर वगैरह रहते थे, तो वो यूज होता था पहले। बट अब इसकी नीड नहीं होती है। अब HTML फाइल में क्या होता है, हमारा UTF यूनिफाइड यूनिकोड होता है हमारा, बेसिकली 8 कैरेक्टर, इसका ये सिंटैक्स है जो हमारा HTML5 में प्री डिफाइन रहता है, जो कि हमारा ये मेटा डेटा में डिफाइन रहता है। तो ये लगाने की हमें वैसे ज़रूरत है नहीं, फॉर्म टैग में इसका यूज उतना है नहीं। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी डिजाइनिंग करते हैं थोड़ी बहुत। तो एट्रीब्यूट्स में हमारा इतना ही था फॉर्म के लिए। अब हम इस पर डिजाइनिंग पे वर्क करते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे मैं वापस से स्टाइल टैग लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं पहले बॉडी में कुछ अपने कलर डाल देता हूँ। यहाँ पे बॉडी में मैं बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ ग्रे, इसका ग्रे का कलर कोड हो गया। उसके बाद हाइट यूज करते हैं, हाइट प्रॉपर्टी 100 VH मीन्स व्यू पोर्ट हाइट। उसके बाद विड्थ प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू हो गई 100 व्यू पोर्ट विड्थ, यानी इसकी पूरी इंटायर स्क्रीन की जो व्यू है उसकी व्यू पोर्ट की विड्थ 100 यानी VW। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले का प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, उसकी वैल्यू होगी फ्लैक्स। ये CSS 3 का फीचर्स होता है, ये मैं CSS के वीडियो सीरीज में आप लोगों को बताऊंगा, अभी बस मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी की यूज करेंगे। उसके बाद सेंटर वैल्यू, सेंटर यानी वर्टिकल। उसके बाद हॉरिजॉन्टली। उसके बाद हम वर्टिकल लाइन चाहिए, ये मैं आप लोगों को इतना करके दिखाता हूँ। ये देखिए बैकग्राउंड में मेरा यहाँ पे कलर आ गया, ये सेंटर में आ गया। ओके, ये हो गया हॉरिजॉन्टल सेंटर।
अब मैं यहीं पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अब अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, उसके बाद सेंटर लिखता हूँ। अब क्या हो गया मेरा, ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया। ठीक है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे डाल सकते हो। इस तरह से पेस्ट कर दिया। अब हम लिखते हैं अपना फॉर्म पे स्टाइलिंग करते हैं, इसकी बैकग्राउंड वगैरह डालते हैं। बैकग्राउंड का कलर कोड वाइट देता हूँ मैं, FFF, ये मेरा बैकग्राउंड का कलर हो गया। अब बाकी की CSS हम यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके लिखेंगे, ताकि हमें दिखता भी रहे और समझ में भी आए कि हमारा डिज़ाइन कैसा हो रहा है, जिसको हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करूँगा राउंड के लिए। ये देखिए मेरा यहाँ पे राउंड हो गया। अब मैं इसमें पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे फिर मैं डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज करूँगा। डिस्प्ले प्रॉपर्टी, उसके बाद फ्लैक्स वैल्यू। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही फ्लैक्स किया मैंने, ये सबको हॉरिजॉन्टली सेट कर दिया। ओके, तो अब इसको मुझे चाहिए वर्टिकली कॉलम वाइज, तो इसको मैं फ्लैक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी होता है मेरा, जो ये कॉलम वाइज दे देता है मुझे। ये देखिए इस तरह। ठीक है, अब क्या है, मैं ये इसकी जो विड्थ हो रही है, अब ये इसके कंटेंट के अकॉर्डिंग ये सेट कर रहा है। सो अब मुझे आपको कुछ मिनिमम विड्थ इसकी चाहिए, तो इसमें विड्थ मैं इसकी 500 पिक्सल कर देता हूँ, 500 पिक्सल कर दिया। ओके, अब ये सारी CSS में कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारा ये फॉर्म का बैकग्राउंड रेडी हो गया। अब मैं इसके इनपुट्स पे डिजाइनिंग करता हूँ, थोड़ा स्टाइलिंग करता हूँ। इनपुट का बैकग्राउंड ले लेता हूँ, फिर से वापस से मैं ग्रे ले लेता हूँ। ठीक है, अब बाकी की CSS मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ये थोड़ा स्मार्ट वर्क होता है। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसकी हाइट डालते हैं। ठीक है, इसमें बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, नन, मतलब बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे इनपुट में। अब यहाँ पे राउंडेड चाहिए मुझे, तो इसके यहाँ पे बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी यूज करेंगे 10 पिक्सल। ओके, उसके बाद मुझे हाइट चाहिए इसकी 40 पिक्सल, हाइट डाल दिया। सॉरी, हाइट ऑलरेडी यूज हो रहा था, तो यहाँ पे मैं पैडिंग डाल देता हूँ। पैडिंग डाल देता हूँ 16 पिक्सल लेफ़्ट राइट से, टॉप बॉटम से 0 पिक्सल। उसके बाद मार्जिन बॉटम कर देता हूँ, मार्जिन बॉटम प्रॉपर्टी, उसके बाद 10 पिक्सल। हाइट में और बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, कलर डाल देता हूँ वाइट, ब्लैक कर देता हूँ। इसकी कलर कोड हो गई। अब यहाँ पे जो कलर लिखा हुआ था, फॉन्ट साइज डाल देता हूँ मैं, साइज 16 पिक्सल और बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, आप कुछ भी डालो, ये देखो कितना बेटर लग रहा है। आप इसका कलर थोड़ा और डार्क कर सकते हो। यहाँ पे आप बॉक्स पे क्लिक करो, यहाँ पे यहाँ से भी आप ड्रैग करके सेट कर सकते हो। बिल्कुल कॉर्नर पे जैसे ले जाओगे तो आपका कलर कोड यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा। ये देखिए, तो ये सारी चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद CSS में डालता हूँ, सेव कर दिया, उसके बाद हो गया। अब मैं बटन की स्टाइलिंग करता हूँ। बटन को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। अब फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक यूनिक चीज़ बताने वाला हूँ। यूनिक मतलब सपोज यहाँ पे मैं पहले इसको बटन के बजाय मैं इनपुट में ले लेता हूँ। इनपुट टाइप ये इसमें, बट इनपुट में हमारा ये टैग नहीं आएगा, इस तरह से आएगा। और इसमें वैल्यू एट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसमें मैं इसकी वैल्यू लॉगिन डाल देता हूँ। ठीक है, टाइप मैंने सबमिट ले लिया। अब क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें अब मैंने इसका इनपुट ले लिया। अब मेरा ये सारे ही इनपुट पे सेम कलर हो गया, CSS अप्लाई हो गई। तो अब मैं चाहता हूँ इस पर बिना क्लास के मैं दूसरी कलर इसमें यूज करूँ। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे मैं इनपुट ले लेता हूँ, उसके बाद इसको ब्रैकेट में टाइप यूज करूँगा, टाइप इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे सबमिट।
ये कब ऐसे केस में हमें ये यूज करना पड़ता है, सपोज जब आप किसी वेबसाइट पे आप काम करते हो या किसी पेज पे, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपके पास कुछ चीज़ें डायनामिक होती है, बट मोस्टली वैसा होता नहीं है, बट कभी ऐसा हो जाए तो आप उसके एट्रीब्यूट के बेस पे CSS लिख सकते हो फाइंड करके। अगर सपोज आपके पास वहाँ पे क्लास नहीं है, नहीं लगा पा रहे हो, तो आप उसका एट्रीब्यूट को यूज करके CSS लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड ब्लू दे देता हूँ, ब्लू, ठीक है। सेव करता हूँ क्योंकि मुझे बस कलर ही डिफरेंट चाहिए था, बाकी चीज़ तो मुझे सेम चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा कलर ब्लू आ गया। अब मैं इसकी यहाँ पे कलर वाइट डाल देता हूँ, कलर हैशटैग वाइट। देखिए कितना बेटर लग रहा है। अब इसकी मैं फॉर्म की थोड़ी सी पैडिंग बढ़ा देता हूँ टॉप बॉटम से 50 पिक्सल। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसकी जो टाइटल है H2, इस पे मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ। तो ये H2 यहाँ पे लूँगा। उसके बाद FSZ फॉन्ट साइज 20 पिक्सल एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज प्रॉपर्टी यूज करूँगा। ये क्या होगा, कैपिटलाइज कर देगा। फर्स्ट लेटर है मेरा L का कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ मैं H2 के बजाय H1 ले लेता हूँ, काफ़ी छोटा दिख रहा है मुझे। H1 ले लिया। यहाँ पे मैं इसका और कर लेता हूँ। उसके बाद इसमें आपको देखना है ये सेंटर में चाहिए तो आप यहाँ से भी करके देख सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी आती है सेंटर करने के लिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और एक होता है लेफ़्ट, एक होता है राइट। तो यहाँ पे मैं सेंटर का प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। तो ये मेरा लॉगिन पेज रेडी हो गया। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। फिर हम मिलेंगे, आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम जानेंगे लॉगिन पेज पे काम करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, और उन दोनों के बीच हम डिफरेंस जानेंगे कि हमारा लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एंड दैट्स इट। सो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।